था बना लो, था बना देते हैं तो भाई नहीं होगा। जल्दी मत कर। फूल वाली लस्सी बनाओ। चलिए जल्दी से अपन क्विक रिवाइज करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फिर आगे थोड़ा सा देखते हैं जितना भी बचा हुआ है। कल हम पढ़ रहे थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हमने क्या बताया था कि ये किसे जो है डिस्क्राइब करता है। ये मॉडल डिस्क्राइब करता है किसे, कोशिका की जो बाहर की लेयर है, सेल की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, डिफाइन करता है, उसके स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिया किसने था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में, 1972 में। ठीक, अब उन्होंने क्या बताया था कि एक्चुअली जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है ना, हम जानते ही हैं। पहला लिपिड होता है, लिपिड भी में भी 2 चीजें होती हैं, ये लिखी हुई है यहाँ पर। लिपिड लिपिड किससे मिलकर बना हुआ है, फास्फोलिपिड होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। देन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसमें 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा इंट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल और इंट्रिंसिक प्रोटीन में भी हमने बताया था, मान लो ये क्या है, ये लिपिड की लेयर है, मींस ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रोटीन है, ये जो अंदर जो प्रोटीन है, इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब अंदर वाला। और कुछ प्रोटीन का पार्ट हमें बाहर भी दिखाई देता है इसकी मेम्ब्रेन पर, लिपिड पर, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल, ठीक, या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं, और इसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोल रहे हैं। देन फिर हमने देखा आगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अगेन 2 तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। फिर आगे और हमने क्या देखा था कल, जल्दी से एक बार उसको फिर से रिवाइज करें, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि फास्फोलिपिड है ना, ये जो फास्फोलिपिड वाला पार्ट है किसमें, लिपिड में। तो फास्फोलिपिड में क्या होता है, ये बाइपोलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मींस इसमें क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ये ऊपर वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं हेड फास्फोलिपिड में, ये जो फास्फोलिपिड है, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इस पार्ट को हम बोल रहे हैं टेल। तो फास्फोलिपिड अगेन 2 टाइप में डिवाइड है। जब हम फास्फोलिपिड को और अंदर से देखते हैं तब हमें इसमें एक हेड दिखता है और एक टेल दिखता है। हेड वाला जो पार्ट जो होता है ये होता है फास्फेट ग्रुप, ये किससे मिलकर बना हुआ है, फास्फेट, फास्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। और जो नीचे वाला जो टेल वाला जो पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ये जो टेल वाला पार्ट है ये लिपिड से मिलकर बना हुआ है, मतलब लिपिड मतलब फैटी एसिड। लिपिड क्या होता है हमारा, फैटी एसिड। तो नीचे वाला पार्ट जो टेल वाला पार्ट है इतना इतना, ये फैटी एसिड होता है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फास्फेट बोलते हैं, है ना। फास्फोलिपिड 2 वर्ड आ रहा है ना, तो उसमें फास्फेट मिलेगा और लिपिड मिलेगा। तो ये हमने देख लिया कि कहाँ मिल रहा है। फिर हमने आगे बताया था कि जो हेड होता है, ये जो ऊपर वाला हेड है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है ना। हाइड्रोफिलिक मींस हेड हमेशा वाटर के पास हमें मिलेगा, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग, वाटर लविंग मींस इसका हेड हमेशा हमें कहाँ मिलेगा, वाटर के पास। और ये जो नीचे वाला टेल वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, मींस ये वाटर से दूर होगा। अब जब हम इसका अरेंजमेंट देखेंगे तब हमें किस तरह से दिखाई देगी ये लेयर, फास्फोलिपिड की लेयर हमें कैसे दिखाई देगी, इस तरह से, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। जब हम फास्फोलिपिड की लेयर देखते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई देगी ये फास्फोलिपिड की लेयर, ठीक।
ये हेड हो गया। और जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी हमें किस तरह से दिखाई देगा, सेम इसका उल्टा ऐसा। प्लीज आप लोग म्यूट रखें, किसका अनम्यूट है? कृष्णा जी, कृष्णा मुरारी जी। ठीक, तो इस तरह से हमें दिखाई देगा। इस तरह से अरेंजमेंट क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने क्या बताया कि यहाँ बाहर क्या मिलेगा हमें, ये सेल के बाहर का है ना। ये क्या बना रहा है, एक मान लो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये हमारी सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। जब हम इसको देख रहे हैं तो हमें कुछ किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है ना। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हमें कैसी दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये जो हेड है, ये हेड हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमें बाहर दिखाई दे रहा है ना, सेल के बाहर दिखाई दे रहा है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या होता है, बाहर जो है सेल के बाहर क्या मिलेगा, सेल के बाहर हमें देखने को मिलता है क्या, फ्लूइड। तो ये जो हेड होता है ये हमें सेल के बाहर दिखाई दे रहा है, चाहे हम नीचे देखें चाहे ऊपर। उस तरह से क्या बन रही है, हमारी सेल मेम्ब्रेन बन रही है। अब फिर आगे जब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी हमें देखने को मिलता है। लिपिड में हमें यहाँ पर बीच बीच में क्या देखने को मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलेगा। ये कोलेस्ट्रॉल क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ ये कोलेस्ट्रॉल करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है कोलेस्ट्रॉल का, कि कोलेस्ट्रॉल थोड़ी सी रिजिडिटी प्रोवाइड दे जो है कराता है, इस पूरे मेम्ब्रेन को रिजिडिटी, थोड़ा सा कड़कपन उसमें रहे। अदरवाइज यदि कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो वो क्या है, अभी हमने जब कल बताया था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्चुअली होता क्या है कि जो है इन्होंने क्या बताया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, कि जो फास्फोलिपिड होता है वो एक फ्लूइड की तरह होता है, जैसे कि फ्लूइड, और उसके अंदर प्रोटीन जो है आइसबर्ग की तरह तैर रहे होते हैं। तो अब फास्फोलिपिड एक फ्लूइड की तरह है, और यदि उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं रहे तो क्या रहेगा, वो फ्लूइड जैसा रहेगा, उसमें रिजिडिटी तो रहेगी नहीं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में हमें दिख रहा है, कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट ये थोड़ी सी रिजिडिटी प्रोवाइड करा रहा है इसे मेम्ब्रेन से। अब हम आ जाते हैं किसमें, प्रोटीन वाले पार्ट पर। प्रोटीन हमने देखा दो तरह का पार्ट होता है, पेरिफेरल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, बाहर की ओर, है ना, ये बाहर वाला पार्ट है ना। तो यहाँ बाहर की ओर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये पीपी मतलब पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक, पेरीफेरी में। और इंट्रिंसिक प्रोटीन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये बीच में जो हम बना रहे हैं ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन आईपी, बीच में हमें इंट्रिंसिक प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यही आइसबर्ग की तरह होता है, ठीक है ना, मतलब ये प्रोटीन जो है एम्बेडेड रहता है, ये तैरता रहता है, ठीक है ना, इसके अंदर फ्लूइड में तैरता रहता है। देखिए अब बात करें हम कार्बोहाइड्रेट्स की। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह का बताया था, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। नाम अटैच रहेगा, है ना। लिपिड कहाँ है, लिपिड वाला पार्ट ये है। तो जो ग्लाइकोलिपिड क्या रहेगा, ग्लाइकोलिपिड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि लिपिड वाली लेयर से, यहाँ पर कहीं लिपिड वाली लेयर से क्या है, अटैच है। ये जो हमें दिख रहा है ये लिपिड वाली लेयर से अटैच है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है ना, जो लिपिड से अटैच है, लिपिड वाला पार्ट ये है, ठीक। देन दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा पार्ट रहेगा, जो कि किससे अटैच रहेगा, प्रोटीन से अटैच रहेगा। तो प्रोटीन वाला पार्ट ये दिख रहा है हमें, जो प्रोटीन से हमें अटैच दिखेगा वो होगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्रोटीन से अटैच है, और ये भी कार्बोहाइड्रेट है जो कि किससे अटैच है, जो कि लिपिड से। ये लिपिड है ना, ये सब लिपिड है, लिपिड का हेड है ये सब लिपिड के हेड। तो लिपिड के हेड से जो अटैच है उसे हम बोल रहे हैं ग्लाइकोलिपिड, और जो प्रोटीन से, पेरिफेरल प्रोटीन से जो अटैच है उसे हम बोल रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो पेरिफेरल प्रोटीन से ही अटैच रहेगा या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन से भी अटैच रहेगा। हो सकता है यहाँ भी अटैच मिल सकता है, यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन से भी यदि अटैच है कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है सिर्फ पेरिफेरल वाले से अटैच रहे। ये जो अंदर हमें दिख रहा है इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो हमें अंदर दिख रहा है, जो फ्लूइड में दिख रहा है, उससे भी ग्लाइकोप्रोटीन अटैच हो सकता है। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं।
कि ये प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है और और इसका कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन होता है, ये अपन ने कल देखा नहीं था इसके फंक्शंस। तो इसके फंक्शंस जब देखें तो एक्चुअली ये प्रोटीन करता क्या है, ये बहुत एक जरूरी काम करता है, बहुत इंपोर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। क्या फंक्शंस कर रहा है कि हमने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है ना, तो देखिए मान लो ये कोई सेल है और ये इसकी बाहर की क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, ये बाहर क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन। आप लोग प्लीज म्यूट रखें, आशुतोष जी म्यूट करिए। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन हमें दिख रही है, ठीक है ना, ये जो हमें सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, ये क्या करती है, ये बाहर के एटमॉस्फेयर से कुछ सिलेक्टिव चीजें ही अंदर जाने देती है। बाहर से कुछ सिलेक्टिव चीजें ही सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अंदर जाने देगी, ठीक है ना। जैसे कि कौन से मॉलिक्यूल, जो कि फाइन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमने कल बताया था। जो फाइन मॉलिक्यूल्स होते हैं, फाइन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जैसे कि O2 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो क्या है, ये O2 CO2 फाइन मॉलिक्यूल्स होते हैं, फाइन बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल होती है। तो सेल मेम्ब्रेन O2 को तो अंदर जाने देगी, CO2 को भी अंदर जाने देती है। सेल के अंदर भी CO2 चला जाएगा और O2 भी चली जाएगी, बिकॉज ऑफ द फाइन मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बिग मॉलिक्यूल्स क्या है, ये सेल के अंदर नहीं जा पाते, ठीक है ना। कई सारे बिग मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो कहाँ नहीं जा पाएंगे, सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल आयरन की यदि हम बात करें, आयरन थोड़ा सा बिग मॉलिक्यूल से वो अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, ऐसे कई सारी एसेंशियल चीजें भी हैं जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो वो इसके अंदर जा नहीं पाएगा, सेल के अंदर जा नहीं पाएगा। अब मान लो इन चीजों की नीड है सेल को, लेकिन उनका मॉलिक्यूल्स क्या है, बड़ा है, वो अंदर तो आ नहीं पा रहा है, बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन उसको परमिशन नहीं देगी अंदर आने की। अब मान लो ऐसी चीजें जिनकी सेल को जरूरत है, जिनकी सेल को नीड है, वो यदि अंदर आना चाहें, तो उनको अंदर आने के लिए परमिशन, या हम कह सकते हैं उनको अंदर, वो अंदर कैसे आ पाएंगी, वो आ पाती हैं इस प्रोटीन के कारण, ठीक है ना। ये जो प्रोटीन हमें दिख रहा है, ठीक है ना, और स्पेशली कौन सा वाला प्रोटीन, स्पेशली इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन हमें, जो अंदर वाला जो प्रोटीन दिख रहा है, ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन उन मॉलिक्यूल्स को अंदर आने में हेल्प करता है, ठीक है ना। कैसे हेल्प करेगा अंदर आने में, क्योंकि अभी हमने बताया प्रोटीन क्या कर रहा है, प्रोटीन जो है एक फ्लूइड में लिक्विड, जो लिपिड वाला पार्ट है, जो कि एक फ्लूइड की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, उसके अंदर प्रोटीन तैर रहा है ना, प्रोटीन एम्बेडेड है, उसमें भरे हुए हैं प्रोटीन। अब क्या होगा, मान लो आयरन को अंदर आना है, क्योंकि आयरन की तो नीड है ना सेल को। ऐसे कई सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं जिनकी नीड हमारी सेल को होती है, तो वो सब्सटेंस क्या करते हैं, वो इसके साथ बाइंड हो जाएंगे, इसके साथ, प्रोटीन के साथ, इंट्रिंसिक प्रोटीन के साथ क्या हो जाएंगे, वो सब्सटेंस बाइंड हो जाएंगे, तो प्रोटीन क्या होगा, अपनी जगह से थोड़ा सा सरक जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। इसका एक हम जो है वो और बना देते हैं। क्या होगा, मान लो इस तरह से ये, और इसको सिंपल करके बना दें यदि इस डायग्राम को। मान लो ये प्रोटीन है, अंदर क्या है, ये प्रोटीन है, ठीक, ये अंदर क्या है, ये प्रोटीन है। तो अभी कोई भी चीज अंदर नहीं जा पा रही है, ठीक है ना। अब क्या होगा, मान लो ये आयरन कंटेंट है। अब इस आयरन कंटेंट की जरूरत सेल को है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर आने नहीं देगी, लेकिन जरूरत तो है। तो अब क्या होगा, ये आयरन क्या करेगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा, इस प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, तो क्या होगा, यहाँ से प्रोटीन थोड़ा सा सरक जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन क्या होगा, अपनी जगह से, क्योंकि ये तो तैर रहा है ना, प्रोटीन तो तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो प्रोटीन अपनी जगह से सरक जाएगा और यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, और जगह मिल जाएगी तो वो कंटेंट कहाँ चला जाएगा, अंदर, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना। जैसे मान लो ये दो प्रोटीन है, बिल्कुल चिपके चिपके हैं। अब आयरन को अंदर आना है, तो आयरन जैसे इससे बाइंड होगा, प्रोटीन अपनी जगह से थोड़ा सा सरक जाएगा। क्यों सरकेगा, ताकि वो आयरन अंदर आ सके, ठीक है, समझ रहे हो। तो प्रोटीन जो है वो क्या हेल्प करता है, एसेंशियल सब्सटेंस जो है, ठीक है, जिनकी जरूरत हमारी सेल को है, वो एसेंशियल सब्सटेंस सेल के अंदर आ सके, बिकॉज ऑफ
क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेल में जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइन मॉलिक्यूल्स, और फाइन मॉलिक्यूल्स में भी स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये जो गैसेस हैं यही अंदर आ पाती है। लेकिन प्रोटीन क्या करेगा, दूसरे जो सब्सटेंस है जिसकी नीड है, ठीक है ना, जिसकी नीड है उन्हीं को आने देगा। प्रोटीन भी बड़ा चालाक है, ऐसा नहीं कि किसी को भी अंदर आने देगा, ठीक है ना। प्रोटीन समझ जाएगा हाँ इस चीज की तो नीड है सेल को, तो वो उसको अंदर आने के लिए परमिशन देता है या परमिएट कर देता है ना, तो वो जगह बना देता है, तो वो एसेंशियल सब्सटेंस क्या होते हैं, अंदर आ जाते हैं। तो ये तो इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात हुई कि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो क्या कर रहा है, जो नीड होती है जिन सब्सटेंस की उसको सेल के अंदर आने देगा। ये पेरिफेरल क्या करेगा, अब पेरिफेरल का क्या काम होता है, पेरिफेरल प्रोटीन है जो बाहर की ओर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पेरिफेरल है ना, उसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करके बना देते हैं, ठीक है ना। इस डायग्राम को यदि हम और सिंप्लीफाई करके बनाएं, ठीक है ना, ये मान लो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये एक फ्लूइड की तरह काम कर रहा है, ये क्या है अंदर, इसके अंदर प्रोटीन पड़े हुए हैं, ये प्रोटीन है और कुछ प्रोटीन बाहर भी हैं, ये कुछ प्रोटीन कहाँ है, बाहर भी हैं। ये हमारे हो गए इंट्रिंसिक प्रोटीन और ये हो गए हमारे पेरिफेरल प्रोटीन, बाहर वाले हो गए पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन का तो हमें समझ में आया। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या कर रहा है, प्लीज आप लोग प्लीज सत्येंद्र जी म्यूट करें। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या कर रहा है, ये चीजों को अंदर जाने दे रहा है। और ये पेरिफेरल प्रोटीन क्या करता है, पेरिफेरल प्रोटीन का काम होता है अडेशन करने का, एक सेल दूसरी सेल से क्या हो सके, अडेसिव हो सके, मतलब चिपक सके, पास, ठीक है ना। मान लो एक सेल ये है, ठीक है ना, और दूसरी सेल इससे क्या हो पाती है, अडेसिव हो पाती है ना। जैसे कि एक सेल ये, एक सेल ये, और यहाँ पर एक सेल मान लो ये है, ठीक है ना। तो सेल जब अडेसिव होंगी तभी तो क्या बनेगा, तभी बनेगा ना कोई टिश्यू, तो टिश्यू को बनाने में हेल्प कर रहा है। सीधा सीधा ये कर क्या रहा है, इससे क्या होगा, जैसे कि मान लो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये दोनों सेल आपस में जब अडेसिव होंगी तब तो टिश्यू बन पाएगा। तो पेरिफेरल प्रोटीन करता क्या है, ये दो सेल को, क्योंकि बाहर की ओर है ना, यहाँ पे कहीं बाहर प्रोटीन होगा, ठीक है ना। जब हम इसको और बड़ा करके देखेंगे, ठीक है ना, मान लो ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, ठीक है ना, बाहर कहीं ये क्या होगा, प्रोटीन होगा इसके बाहर। तो ये क्या करेगा, दूसरी सेल का प्रोटीन जो होगा उससे क्या हो जाएगा, एडहेसिव हो जाएगा, और ये सेल क्या हो जाएगी, आपस में पास आ जाएगी, जिससे टिश्यू बन सके, क्योंकि कई सारी सेल मिलके ही तो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन कर क्या रहा है, एक्चुअली टिश्यू बनाने का काम कर रहा है, ठीक है ना। कई सारे जब सेल्स मिलेंगी आपस में तो टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। तो अडहेसिवनेस में काम करता है कौन सा प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। और इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करता है, ये एसेंशियल सब्सटेंसेस को अंदर जाने देता है, ठीक है ना। वो सब्सटेंस जिसकी नीड है, जिसकी जरूरत है हमारी सेल को, और वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू अंदर चले जाते हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, ये क्या काम करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स में दो चीजें थी, ग्लाइकोप्रोटीन था और ग्लाइकोलिपिड था। ग्लाइकोलिपिड दो चीजें थी इसमें, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड एक्चुअली क्या करते हैं, ये दोनों ही एक ही तरह का काम करते हैं, ठीक है ना। ग्लाइकोलिपिड कहाँ मिलेंगे हमें, ग्लाइकोलिपिड मिलेंगे जो कि लिपिड से अटैच है, ठीक है ना। और ग्लाइकोप्रोटीन हमें कहाँ मिलेगा, ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ मिलेगा, जो कि किससे अटैच है, प्रोटीन से, है ना। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों में हमने लिपिड लिख दिया, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन से अटैच है और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि लिपिड से अटैच है उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। इन दोनों का एक ही काम है। अब ये क्या करते हैं, इनका काम है सेल रिकॉग्नाइजेशन का, सेल रिकॉग्नाइजेशन या आइडेंटिफिकेशन। ये क्या करते हैं, सेल रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग RECOGNIZATION रिकॉग्नाइजेशन, या फिर सेल आइडेंटिफिकेशन, सेल आइडेंटिफिकेशन,
सेल रिकॉग्नाइजेशन या फिर हम बोल सकते हैं सेल आइडेंटिफिकेशन। दो तरह का काम करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, सेल रिकॉग्नाइजेशन या सेल आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ मतलब सेल रिकॉग्नाइजेशन या सेल्स जो है आइडेंटिफिकेशन एक तरह का इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है, इसको हम इम्यून सिस्टम भी बोल सकते हैं। मींस ये चीजों को देखता है कि कौन सी चीजें अंदर आने लायक है और कौन सी चीजें अंदर आने लायक नहीं है। मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। मतलब जो चीजें सेल के अंदर आने लायक है, बैक्टीरिया वायरस कोई सेल के अंदर आने के लिए तो होते नहीं है ना, वो बॉडी का अलग पार्ट है। मतलब फॉरेन यदि कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, वो जो कि हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, फॉरेन पार्टिकल से, तो ऐसे पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करता है, उसको आइडेंटिफिकेशन का काम करता है, वो बहुत हद तक उनको अंदर आने से भी रोकता है कि वो पार्टिकल्स क्या करें, अंदर सेल के अंदर ना आ सके। हाँ, अब बैक्टीरिया वायरस सेल के अंदर आ जाते हैं यदि ज्यादा, मतलब वो जो बैक्टीरिया वायरस की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, उसकी पावर इतनी ज्यादा है, तो वो सेल को अफेक्ट कर देंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि बीमार तो होता है ना व्यक्ति, वो इसलिए क्योंकि वो बैक्टीरिया वायरस की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। लेकिन यदि स्ट्रेंथ छोटी मोटी है, कम है, ठीक है ना, तो ये सेल के अंदर नहीं आ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स बैठा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी कौन सा पार्ट, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो कि सेल के बाहर के पार्टिकल्स, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहा है, ठीक है ना, उनको आइडेंटिफिकेशन करने का काम कर रहा है और कई हद तक उसको अंदर आने से रोक रहा है, बाहर के बाहर ही उनको रखता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का रिकॉग्नाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन आप इतना याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आइडेंटिफिकेशन का काम करता है, रिकॉग्नाइजेशन का काम करता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो सेल में आने से रुक सकें, जो कि सेल के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा पूरा आज कौन सा मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में थी। और इसमें पूरी कहानी में हमने क्या देखा, इस पूरी कहानी में हमने देखा कि ये पूरा का पूरा मॉडल किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ओवरऑल पूरी तरह से सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। देन अब लास्ट में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, ठीक है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है, यदि हम बात करें सबसे छोटी सेल बॉडी की, बता सकते हैं कौन सी है हमारे बॉडी की सबसे छोटी सेल? सर स्पर्म सर। बड़ी ओवा बड़ी है सर। ठीक है ना, सबसे छोटी सेल है हमारी बॉडी की स्पर्म। तो स्मॉल सेल की यदि हम बात करें कि सबसे स्मॉल सेल है, तो ये हमें पता होना चाहिए, स्पर्म सबसे स्मॉल सेल होती है। स्पर्म को स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, ठीक है ना, स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और सबसे बड़ी सेल बिग सेल को जब हम देखते हैं, बिग सेल है ओवा, मीन्स जो फीमेल में मिलेगी देखने में, ना, सबसे बड़ी सेल। और लॉन्ग सेल भी होती है, जैसे कि, है ना, जैसे हमने बोन में पढ़ा है ना कि सबसे छोटी बोन, सबसे बड़ी बोन, सबसे लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन में भी होती है न्यूरॉन, सबसे लंबी लॉन्ग बोन नहीं, लॉन्ग सेल कौन सी हो गई, न्यूरॉन, ठीक है ना। लॉन्ग सेल का है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स हम जानते ही हैं, नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम हमारा न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ, जो अच्छा एक चीज हम और बता दें कि जो न्यूरॉन्स होता है, ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स जो हैं ये डिवाइड नहीं कर सकती, ठीक है ना। न्यूरॉन्स के बारे में हमने सब नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, तब भी हमने बताया था इनमें डिवीजन वाली क्वालिटी नहीं होती। जैसे कि सेल के अंदर एक डिवीजन की क्वालिटी होती है, ठीक है ना, कि एक सेल से दूसरी सेल बन जाती है। जैसे ये एक सेल है, ये बीच में से डिवाइड होगी और क्या बन जाएगी, दो सेल्स बन जाएगी। फिर ये बीच में से डिवाइड हो सकती हैं दोनों सेल्स, और कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4 सेल बन जाएंगी। तो ये नॉर्मल सेल्स में हमें देखने को मिलता है कि इसमें डिवीजन की क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज ऑफ सेल्स के अंदर, इनके अंदर सेंट्रीसोम होता है, और सेंट्रीसोम क्या करता है, यही डिवीजन करता है, ठीक है ना।
जैसे सेल के अपन ने ऑर्गन पढ़े ना, तो एक ऑर्गन अपना और रह गया, उसको याद रखना, सेंट्रीसोम। तो ये सेंट्रीसोम क्या करता है, ये सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, एक सेल से 2 सेल बना देता है सेंट्रीसोम। तो यदि हम न्यूरॉन्स को देखते हैं तो न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रीसोम नहीं होता है ना, सेंट्रीसोम नहीं होता है, तो अब वो डिवीजन भी नहीं कर पाता, उसमें कोई डिवीजन भी नहीं। तो आप लोग याद रखिए कि जो है सेल, न्यूरॉन्स को याद रखें कि न्यूरॉन्स जो है नॉट डिवाइडेड, ये कभी डिवाइड नहीं हो सकते। अब ये डिवाइड नहीं हो सकते तो इसीलिए जो है नर्वस सिस्टम में यदि कभी चोट लग जाती है ना, इसलिए वो बहुत ज्यादा डेंजर होती है। बिकॉज ऑफ यदि एक न्यूरॉन्स खराब हो जाए, मान लो एक न्यूरॉन्स खराब हो जाए, तो उसमें कभी हीलिंग नहीं होगी, कभी नया न्यूरॉन्स बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें डिवीजन ही नहीं होता, वो खराब रहेगा तो जीवन भर खराब रहेगा। लेकिन हम देखते हैं सेल हमारी डिवाइड हो जाती है। मान लो यहाँ पर यदि हम क्या करें, यहाँ पर यदि हम एक स्क्रैच मार दें हमारे हाथ पर, तो क्या होगा, वहां पे ब्लीडिंग होने लगेगी, वहां की जो सेल है वो सेल भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद नई सेल्स बन जाएगी, वहां पे हीलिंग हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। 1 महीने 2 महीने बाद यदि वो कट ज्यादा डीप नहीं था तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कभी कट लगा था, है ना, बिल्कुल सीधा एक स्किन जो है वहां पर आ जाएगी पीटर में। सर एक क्वेश्चन पूछूं सर, एक क्वेश्चन। 1 मिनट रुक जाइए, राधे श्याम से रुक जाइए, पहले सुन लीजिए, है ना। तो इसीलिए यदि हम देखते हैं कि इसमें न्यूरॉन्स में जब हम देख रहे होते हैं, तो न्यूरॉन्स में यदि मान लो कभी भी कोई भी सेल अगर डैमेज होती है हमारी नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन्स यदि डैमेज होता है तो वो कभी भी जो है हील नहीं हो सकता, वो डेट का डेट ही रहेगा, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन्स कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। लिवर की यदि सेल देखें, डिवीजन सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा हमें, लिवर की सेल्स में सबसे ज्यादा डिवीजन मिलता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा डिवाइड जो है, डिवाइड जल्दी डिवाइड कौन सी होती है, लिवर की सेल। लिवर सेल जो होती है, याद रखें, लिवर सेल बहुत जल्दी डिवाइड होती है, इसके अंदर बहुत फास्ट डिवीजन होता है लिवर की सेल का। लिवर को यदि आप कट भी कर दोगे ना, जब लिवर को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तब आप लोगों ने सुना होगा लिवर को ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो पूरा का पूरा लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, लिवर का एक छोटा सा पार्ट जो है वो हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, छोटा सा टिश्यू जो है ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब वो छोटा सा टिश्यू बहुत जल्दी से बड़ा हो जाता है, वो अपने आप को लिवर के साइज में ले आता है और लिवर के फंक्शन को परफॉर्म करने लगता है। बिकॉज ऑफ लिवर की सेल्स में डिवीजन बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी डिवाइड हो जाता है, इसलिए लिवर का कैंसर भी, सिरोसिस भी बहुत जल्दी इसमें देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ डिवीजन बहुत जल्दी होता है। इसलिए लिवर का कैंसर जो होता है, ठीक है ना, वो भी बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है हमें यहाँ पर, ठीक है ना। देन इसके बाद फिर क्या है, अपना डिवीजन हो गया, ठीक है ना। नॉन डिवीजन वाली सेल हो गई, नॉन डिवीजन वाली सेल कौन सी हो गई, न्यूरॉन्स, जिसमें कभी भी डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा फास्ट डिवीजन को यदि हम देखें तो लिवर में जो है फास्ट डिवीजन देखने को मिलता है। जी पूछिए राधे श्याम जी, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, पूछिए। निश्चित समय के बाद सर क्लियर हो गया, वो बस ये पूछना था कि ब्रेन में सबसे कम सेल डिवीजन क्यों होता है, तो आपने समझ दिया, हो गया क्लियर सब। सेंट्रीसोम है ना, बिकॉज ऑफ, क्योंकि होगा। सर एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी पूछिए अंकेश जी। सर जैसे न्यूरॉन, सर हम आपने न्यूरॉन में सर सेल डिवीजन नहीं होता मान लो, तो सर उसमें मतलब कैंसर भी नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, पर उसमें सर होता है सर ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है सर फिर उसमें? अच्छा देखिए क्या होता है ब्रेन ट्यूमर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर हमने बताया था, पहले तो आप ये बताइए कि जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना, न्यूरॉन्स के अलावा जो है उसमें और क्या क्या मिलेगा हमें, याद करिए। हमने जब नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तब हमने वहां पे पढ़ाया भी था कि न्यूरॉन्स तो है ही, और इसके अलावा और क्या क्या है, पता नहीं सर, याद नहीं आ रहा सर अभी। सर 10% उसमें ग्लियन सेल होते हैं। क्या होती है? ग्लियन सेल होते हैं 10%, उससे डिवीजन हो जाता है। कौन से सेल होती हैं? बोलिए कन्हैया लाल। अच्छा सर ग्लियल सेल सर, ग्लियल सेल। वेरी गुड, याद आ गया ग्लियल सेल। यस सर, यस सर, वेरी गुड। हाँ जिसने भी बताया कन्हैया लाल जी, है ना, आपने शायद बताया ग्लियल सेल, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, ठीक है ना। तो क्या होता है, न्यूरॉन्स के अलावा हमारे ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में ग्लियल सेल भी पाई जाती है। ये ग्लियल सेल डिवाइड होती है, तो हमेशा याद रखना नर्वस सिस्टम में या ब्रेन का जब भी ट्यूमर होगा बिकॉज ऑफ ग्लियल सेल, ठीक है ना कि न्यूरॉन्स के कारण। न्यूरॉन्स में तो कभी डिवीजन होना ही नहीं है, न्यूरॉन्स में क्योंकि सेंट्रीसोम नहीं होता,
लेकिन ग्लियल सेल में जो है उसमें डिवीजन हो जाता है, इसलिए वहां पर जो है कार्सिनोमा ग्लियल सेल के कारण बनता है। तो याद रखना हमेशा ग्लियल सेल कार्सिनोमा ही आता है। कभी भी आप जो है उसमें देखेंगे ना रिपोर्ट में कार्सिनोमा है ना, क्योंकि वो ग्लियल सेल में ही हो सकता है। ठीक है ना, तो ये है। चलिए अब तो कोई क्वेश्चंस नहीं, ये हमारा हो गया आज का पूरा टॉपिक सेल्स में। अब हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ बताने लायक है, बाकी तो फिर छोटी छोटी सी चीजें सेल्स के फंक्शंस वगैरह कर ही सकते हो। टिश्यूज को भी आप जानते ही हो, टिश्यूज क्या होते हैं, है ना। और ऑर्गन्स के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, जब हम जो है सिस्टम्स को पढ़े थे तो हम ऑर्गन को भी पढ़ लिए थे। अब हम देखते हैं ओवरऑल अब अपना जो है 100% सिलेबस खत्म हो गया है, तो कुछ ऐसा बचा नहीं है कि बताया जाए। तो अब जो है रिवीजन शुरू कर देते हैं अपन, ठीक है ना, कल से। तो शुरुआत बताइए कहाँ से करना है रिवीजन की। कल से अपन जो है रिवाइज कर देते हैं फिर से, ठीक। तो स्पेशल सेंस से शुरू करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सर पहले जहाँ से किया था आपने स्टार्टिंग वहीं से कर दीजिए सर, जैसे पहले वहाँ जहाँ से किया था वहीं से कर दीजिए, ताकि जो हमारी क्लासेस छुट्टी हुई होगी ना। हाँ। चलिए तो अपन फिर जो है स्पेशल सेंस से कल से अपन थोड़ा सा रिवाइज शुरू कर देते हैं। तो जो लोग लास्ट में जो है ज्वाइन हुए थे, कुछ लोग बाद में भी आए हैं तो उनका भी वो क्लियर हो जाएगा, कुछ लोग भूल भी गए होंगे तो उनका भी क्लियर हो जाएगा, है ना। बट रिवीजन से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से सबसे ये रहेगी, क्योंकि रिवीजन में मजा तब आता है जब अपन खुद भी पढ़ के आए थोड़ा बहुत, है ना। तो जैसे अब हम जैसे बता ही रहे हैं कि कल अपन जो है स्पेशल सेंस शुरू करेंगे, तो आप लोग पहले स्पेशल सेंस पढ़ें भी, ठीक है ना। जब आप पढ़ेंगे ना खुद से और जब अपन उस चीज को जो है रिवाइज करेंगे तो वो चीज हमेशा याद रहेगी, क्योंकि हमें पहले से मान लो हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम बता रहे हैं, तो वो चीज आपको फिर जीवन भर याद रह जाएगी। तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो है उसको पढ़ें, ठीक है। तो सफिशिएंट है आज के लिए। थैंक यू सर। कौन सा शुरू करेंगे सर? हाँ सर। ओके तो कल से अपन जो है नर्वस सॉरी कौन सा चालू करेंगे सर? कौन सा? स्पेशल सेंस ज्ञानेंद्रियां ज्ञानेंद्रिय। जी ठीक है, पढ़ के आएंगे, पढ़ के आएंगे। हाँ, कल से अपन रिवाइज करेंगे, ठीक। चलिए हेलो, गुड नाइट सर। हेलो, गुड नाइट। हेलो। हाँ जी बताइए, क्या बोलिए सर रिवीजन कहाँ से करें? सर एक्चुअली मेरे को 20 जून से क्लास ज्वाइन हुआ, मेरे पास तभी लिंक आया। अब पहले वाला भी सारा रिवाइज करवाएंगे? हाँ पूरा ही रिवाइज कर लेंगे, अपने पास जब तक टाइम है अपन तो पूरा रिवाइज करेंगे ना, क्योंकि ओवरऑल जो है सिलेबस तो हो ही गया, तो अब रिवीजन ही बचा है, तो रिवाइज कर लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना। शुरू से ही सब कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट।